मालिक, मैं जानता हूँ कि मैं समय से आपका कर्जा नहीं चुका पाया, लेकिन आप मुझ पर विश्वास रखिए। धीरे धीरे करके मैं सारे पैसे चुका दूंगा। देख मोहन, तूने अपनी बहन की शादी में मुझसे पैसे उधार लिए थे और अब तेरी बहन की शादी को लगभग 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक तूने मेरे पैसे वापस ही नहीं दिए। अब तू ही बता, आखिर कब तक तू मुझे अपने पैसे वापस देगा? बस आप मुझे 1 महीने का और समय दे दीजिए। 1 महीने के अंदर मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, इंसानियत के नाते मैं तुझे 1 महीने का समय और दे रहा हूं। अगर 1 महीने के अंदर तूने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो याद रखना मोहन, मैं भूल जाऊंगा कि इंसानियत क्या होती है। तुझे और तेरी पत्नी और साथ में तेरी उस बूढ़ी माँ को घर से धक्के मार कर भगा दूंगा। कर्जदार गुस्से में मोहन को 1 महीने की मोहलत देकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा मोहन आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी सीमा के पास जाता है और कहता है, सीमा, मुझे तुमसे ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई पर जो सोने का हार उपहार में दिया था, वो तुम मुझे दे दो, ताकि मैं उसे सुंदर के पास गिरवी रख पाऊं और अपना कर्जा चुका पाऊं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी बहन की शादी का कर्ज चुकाने के लिए अपने जेवर गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाऊंगी? और तुम ये कैसी बातें कर रही हो सीमा? जैसे भी कर रही हूँ उसे ध्यान से सुन लो। जिसकी शादी में तुमने कर्ज लिया है उसी से पैसे मांगो, क्योंकि तुम्हारी बहन तो तुम्हें कर्जे में डालकर खुद ससुराल में आराम से मौज काट रही है। मैं अपने गहने उसके लिए बिल्कुल नहीं देने वाली। सीमा अपने पति को जेवर देने से मना कर देती है। ये देखकर मोहन की माँ मंजू को बहुत बुरा लगता है। इसलिए मंजू अपने कमरे में जाती है और अपना बक्सा खोलकर उसमें से एक जोड़ी सोने के झुमके निकालती है और अपने बेटे मोहन को देते हुए कहती है, बेटा मोहन, ये ले, ये मेरे काफी पुराने सोने के झुमके हैं। इसे मैंने अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा था, क्योंकि जीवन में अच्छा बुरा तो होता रहता है। बाकी चिंता मत करना, मुझे अब इन झुमकों की कोई जरूरत नहीं है। माफ करना, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है ना। मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया और ना ही एक अच्छा बेटा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? तुझे पता है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है अपनी औलाद पर। मेरा बेटा भले ही गरीब हो, लेकिन वो अपने इस गरीब कंधों पर अपनी माँ और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी को बखूबी संभालता है। और तू सीमा बहू की बातों का ज्यादा बुरा मत माना कर, क्योंकि अभी तेरी और सीमा की शादी को ज्यादा वक्त भी तो नहीं हुआ है ना। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। सीमा के शब्द मोहन और अंजू दोनों को ही बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन घर में कोई कलेश ना हो इसलिए वो दोनों सीमा से कुछ नहीं कहते। इसी तरह से कुछ दिनों बाद मोहन के फोन पर उसकी बहन नंदिनी का फोन आता है। अपनी बहन से फोन पर बात करने के बाद मोहन बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी माँ को इस बारे में बताते हुए कहने लगता है, माँ, एक खुशखबरी है। नंदिनी का फोन आया था, मैं मामा बन गया माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी बहन ने एक बेटी को जन्म दिया है और इस खुशी के मौके पर उसने हमें अपने घर बुलाया है। 6 दिन बाद बिटिया रानी की छठी है माँ। क्या कहा? खुशखबरी है? नंदिनी का फोन आया था? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान, मुझे ये खुशी पाकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं नानी बन गई। भगवान मेरी बेटी को और मेरी नाती को लंबी उम्र दे और उन्हें दुनिया भर की सभी बलाओं से बचाए। हाँ माँ, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अब दिल्ली जाने की तैयारी कर लो माँ। मैं जल्द ही दिल्ली जाने की 3 टिकट करवा लेता हूँ। और हाँ, बिटिया रानी के लिए चांदी के कड़े बनवा देना तुम। 2 दिन बाद मोहन अपनी माँ और पत्नी सीमा को लेकर अपनी बहन नंदिनी के ससुराल आ जाता है। नंदिनी का घर देखकर सीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है, हे भगवान, ये घर है या महल? घर देखकर तो साफ पता चलता है कि ये लोग काफी अमीर हैं, पर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई। कहाँ मेरे ससुराल वाले गरीब और 1 नंबर के फटीचर इंसान हैं, और कहाँ उनकी बेटी इतने अमीर घर की बहू बन गई, और मेरी शादी देखो कितने गरीब घर में हो गई है। बड़े ही मान सम्मान से नंदिनी के ससुराल वाले उनके मायके वालों का स्वागत करते हैं। तभी नंदिनी की सास मनोरमा बड़े ही प्यार से अपनी बहू नंदिनी से कहती है, नंदिनी बेटा, तुम अपनी माँ और भाभी को अपने कमरे में ले जाओ और उनको अपना कमरा दिखा दो। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी माँ और भाभी को कमरे में ले जाती हूँ। और हाँ, जी भर के अपनी माँ और भाभी से बातें करना, खाने पीने की चिंता मत करना।
मैं नौकरों को कह दूंगी, वो चाय नाश्ते का इंतजाम करके कमरे में भिजवा देंगे। तब तक मैं बाकी का काम देख लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ तुम्हारे पास। अपनी अमीर मोटी ननद के ससुराल में इतनी इज्जत देखकर सीमा को बड़ा अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमीर लोग क्या ही देख रहे हैं जो उसकी ननद का इतना सम्मान कर रहे थे। हे भगवान, ना शक्ल दी है ना सूरत मेरी ननद को, ना ही शरीर। अरे शरीर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे चलता फिरता कोई बुलडोजर हो, लेकिन फिर भी ससुराल में ऐसी इज्जत है मेरी ननद की कि पूछो मत। अरे ऐसा लगता है जैसे इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो, बल्कि बेटी नहीं मालकिन हो मेरी ननद। आखिर कोई मेरी ननद को इतनी इज्जत कैसे दे सकता है, जबकि वो तो इज्जत के काबिल ही नहीं है, और कितनी ज्यादा मोटी है वो। नंदिनी सीमा और अपनी माँ को कमरे में ले जाती है। नंदिनी का कमरा देखकर सीमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या बात है दीदी, आपका कमरा तो बहुत सुंदर है। अरे जितना बड़ा आपका कमरा है उतना बड़ा तो मेरा ससुराल है। सच में आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आपकी शादी ऐसे अमीर घर में हुई है, और तो और आपके ससुराल में आपकी बहुत इज्जत है। हाँ भाभी, किस्मत तो बहुत अच्छी है मेरी। सीमा बहू, मेरी नंदिनी बेटी बहुत समझदार है, इसके अंदर बहुत सहनशीलता है। जब से इसकी शादी यहाँ हुई है तब से इसके ससुराल वालों की तो काया ही बदल गई है। माँ जी, आपको तो बस मौका चाहिए अपनी बेटी और बेटे की तारीफ करने का। अरे इतना बड़ा घर और इतने अमीर लोगों की काया आपकी बेटी की वजह से बदल गई। आखिर ऐसा क्यों कह रही है आप? तभी वहाँ पर नंदिनी की सास मनोरमा आ जाती है और मनोरमा सीमा को जवाब देते हुए कहती है, हाँ सीमा बेटी, हम लोग आज जो कुछ भी है हमारी बहू नंदिनी की वजह से है। तुम्हें क्या लगता है आज हम जो कुछ भी हैं शुरू से ही थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सब कुछ नंदिनी के आने के बाद ही सही हुआ है। नंदिनी की शादी एक दूध बेचने वाले विपिन से हुई थी। विपिन के पास खुद की बहुत सारी गायें थी और वो गायें काफी शुद्ध दूध दिया करती, जिसकी मांग काफी ज्यादा थी। विपिन के यहाँ दूध बेचने का काम काफी पीढ़ियों से चलता आ रहा था, इसलिए विपिन भी दूध बेचने का काम किया करता। लेकिन एक दिन विपिन दूध बेचकर घर आ रहा था, तभी रास्ते में ही विपिन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। विपिन के एक्सीडेंट हो जाने के बाद घर की स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। उसके बाद नंदिनी विपिन की जगह दूध बेचने जाया करती। नंदिनी काफी पढ़ी लिखी थी और उसका शुरू से सपना था कि वो अपना खुद का बिजनेस करे। इसीलिए एक दिन नंदिनी अपनी सास मनोरमा से इस बारे में बात करती है और कहती है, मम्मी जी, पुराने तरीके से दूध बेचना आखिर कब तक चलता रहेगा? हमें अपने काम को बढ़ाना होगा, और अगर हम अपना काम सच में बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए शहर जाना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर अपने दूध को बेचने का बिजनेस काफी आगे लेकर जाएं। शहर में दूध बेचने की अलग अलग फ्रेंचाइजी मिल जाएगी हमको, क्योंकि शहर में हर किसी के पास गाय भैंस नहीं होती। नंदिनी के ससुराल वालों को नंदिनी का फैसला बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, इसलिए वो लोग कुछ टाइम के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली आने के बाद नंदिनी वहाँ पर दूध का ही काम किया करती, लेकिन शहर में नंदिनी ने कई बड़ी बड़ी दूध की कंपनियों के साथ मिलकर काम किया। साथ ही उसने दिल्ली की अलग अलग जगह पर दूध की फ्रेंचाइजी भी खोल दी। ये सब देखकर नंदिनी के ससुराल वालों को नंदिनी पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। नंदिनी हमारे घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी माता का स्वरूप है हमारे लिए, क्योंकि इसने हमारे बुरे वक्त में इस तरह से हमें संभाला कि शायद आज के जमाने की कोई बहू अपने ससुराल वालों को उस तरह से ना संभाल पाए। इसलिए हमें हमारी बहू पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी जी, सब कुछ अपने व्यवहार और कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप चाहो तो अपने व्यवहार से सब कुछ 1 मिनट में खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहोगे तो बहुत कुछ बना भी सकते हो। चलिए ये सब छोड़िए, सारी बातें तो होती रहेंगी। आप लोग अब नीचे चलिए, पूजा शुरू होने वाली है। आज मेरी पोती की छठी और नामकरण जो है, इसलिए हम सबको वहाँ पर होना चाहिए, ना कि यहाँ पर बातें करनी चाहिए। सीमा को उसका जवाब मिल जाता है। आखिर क्यों अमीर मोटी ननद की उसके ससुराल में इतनी इज्जत थी। मोटी ननद ने काफी मेहनत और लगन से अपने ससुराल वालों की नजर में इज्जत जो कमाई थी। इसके बाद सीमा का भी नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है और वो भी मोहन की बराबरी में साथ दिया करती और जितना हो सके मोहन की मदद किया करती। महाराज सुबह सुबह अपनी सौतेली बेटी को ताने दे रही होती है। महारानी एक तो सुबह लेट उठती है, ऊपर से अब तक इसका काम नहीं हुआ है। सुबह के 10 बजने को है, लेकिन अभी तक ये घर के कामों में ही लगी हुई है।
अरे कर तो रही है बेचारी काम, और कितना काम करेगी घर का। जरा एक बात बताना, तुम या तुम्हारी बेटी कितना काम करती है घर का? मेरी बेटी के बारे में एक शब्द कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। सोचा था एक पत्नी के जाने के बाद दूसरी आएगी तो इस घर को संभालेगी, मेरी बेटी कविता को माँ का प्यार देगी, देखभाल करेगी, लेकिन तुम तो डायन निकली। अरे तुमसे शादी करके तो मैं पछता रहा हूँ। अरे मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर दी। हाँ तो क्यों की शादी? क्या मैंने डोरे डाले थे तुम पर जो तुम मेरी तरफ खींचे चले आए? अरे नहीं करते शादी। माँ, पिताजी, आप लोग मेरी वजह से लड़ना बंद कीजिए। मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेती हूँ। खाना बना चुकी हूँ, बस झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े धोने रह रहे हैं। देखो देखो मेरी बेटी कितनी समझदार है, और एक तुम्हारी बेटी है 10 बजे से पहले उठती नहीं है, और कुछ कहो तो उल्टा सुना देती है, और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती है। अरे लड़कियों वाले कोई गुण है इसके अंदर? अरे मेरी बेटी की तुलना तुम अपनी बेटी से तो बिल्कुल ही मत करो। मेरी बेटी कविता से लाख गुना अच्छी है। कहाँ ये बिन माँ की बेटी, और मेरी बेटी को तो मैं पूरे संस्कार देती हूँ। कविता की माँ का देहांत कुछ समय पहले हो गया था। कविता की माँ सरस्वती के जाने के बाद कविता के पिता दया ने दूसरी शादी की थी, और माला के घर आने के बाद घर में कभी खुशियाँ नहीं आई। हर दिन माला किसी न किसी बात को लेकर घर में कलेश ही किया करती थी। एक रोज कविता घर का काम कर रही होती है, तभी कविता के पिता दया कविता से आकर कहते हैं, अरे बेटा कविता, इधर आ, तेरे लिए अच्छी खबर लेकर आया हूँ। हाँ पिताजी, कहिए ना, क्या खबर लेकर आए हैं? बेटा तुझे पता है, कल तुझे ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने सोचा जल्दी से आकर तुझे बता देता हूँ, और तेरी शादी जल्दी से करके तुझे भेज देता हूँ, ताकि इस माला के अत्याचारों से तू थोड़ी बच जाए। अरे कम से कम ससुराल में जाके खुश तो रहेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी वजह से ही तो तुम्हारी बेटी की किस्मत में दुख लिखा है। मैंने ही तुम्हारी पत्नी को मारा था ना, ऐसा भी कह दो। अरे तुम्हें बीच में घुसने की क्या जरूरत है? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हाँ हाँ, बाप बेटी की बातें जो चल रही है, जैसे तो मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे कुछ जानने का अधिकार है भी या नहीं? दया ने अपनी बेटी कविता के लिए लड़का देखा था। लड़के वाले कल आने वाले थे, और माला भी चाहती थी कि कविता इस घर से चली जाए। अब अगले ही दिन कविता के लिए रिश्ता वाले आते हैं। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी, कितनी पढ़ी लिखी है, घर का काम धंधा तो जानती है ना, और घर की जिम्मेदारी तो संभाल लेगी ना? जी बहन जी, घर का काम वाम सब अच्छे से करती है। मेरी सारी जिम्मेदारी मेरी बेटी निभाती है। आपको पता है, मेरी पहली पत्नी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी बेटी ने उठाई है। माला तो बस नाम की पत्नी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, सब कुछ तुम बता दो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। देखिए भाई साहब, लड़की तो हमें पसंद है, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, बस एक घर संभालने वाली बहू चाहिए। अरे बहन जी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। मेरी बेटी घर परिवार सब कुछ अच्छे से संभालना जानती है। इस मामले में तो आप बेफिक्र रहिए। हाँ हाँ, अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थकते कभी ये। ठीक है भाई साहब, जल्दी से हम शादी की तारीख तय करते हैं, और शादी भी जल्दी होगी। लड़के वालों को कविता तो पसंद आ जाती है, और कुछ दिन बाद ही कविता की शादी की तारीख भी रखी जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माला भी चाहती थी कि कविता यहाँ से चली जाए, ताकि पूरे घर में वो अपना हुक्म चला सके। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, माला के मन में खोट पैदा होने लगा था। अरे तू पूरे दिन बाहर घूमती रहती है, तुझे कोई खबर भी है? कविता की शादी होने वाली है, और लड़का बहुत सुंदर है और कमाता भी अच्छा है। मैं तो सोच रही थी तेरी शादी करवा दूं उससे। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कविता से 2 साल छोटी हूँ, और रिश्ता उसका लगा है, ना कि मेरा। अरे लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं, और ऐसा घर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। मैं तो कहती हूँ कि जैसे भी इस शादी के लिए तू अपने आप को मना ले। माँ, भी मेरी उम्र ही क्या है, मैं कविता के होने वाली पति से तो शादी नहीं कर सकती। आपके मन में ना जाने क्या क्या आता रहता है। माला को जब पता चलता है कि कविता के ससुराल वाले अमीर हैं, अच्छे खानदान से हैं, तो उसके मन में लालच आ जाता है, और वो सोचती है कि क्यों ना ऐसा किया जाए
कि ऐसा रिश्ता हाथ से न जाने दूं और अपनी बेटी दीपा की शादी कविता के लिए आए रिश्ते से करवा दूं। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अब शादी वाले दिन माला के मन में खुराफाती चल रही होती है। आज जैसे भी कविता की जगह मंडप में मैं अपनी बेटी दीपा को बैठा दूंगी। उसके बाद जब शादी हो जाएगी तो सब ठीक ही हो जाएगा। अरे भाई साहब, कहाँ है आपकी लड़की? जल्दी से लेके आइए, मुहूर्त निकलता जा रहा है। मैं भी तो देखूं अपनी बहू को, आखिर दुल्हन के जोड़े में कैसी लग रही है। जी बस अभी आती ही होगी, मैंने कविता को लाने के लिए भेजा है। माला इधर कविता के कमरे में जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर रो रही होती है कि वो ये शादी ना करके अपनी जगह दीपा की शादी करवा दे। और कविता भी अपनी सौतेली माँ को रोता हुआ देख अपनी शादी का जोड़ा अपनी बहन को पहना देती है। अब घूंघट किए माला के साथ मंडप तक कविता नहीं दीपा आती है और उसे माला दूल्हे के पास बिठा देती है। पंडित भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़के की माँ लड़की की हाइट देखकर शक करती है। मुझे लड़की में कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ऐसा क्या है? लग रहा है हाइट छोटी है। अरे बहन जी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? जी भाई साहब, सब ठीक है, लेकिन लड़के का घूंघट उठा तो देते। इतने सारे मेहमान आए हैं, वो भी देख लेते। आखिर मेरी बहू दुल्हन बनकर कैसी लग रही है। अरे बहन जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? अभी माला को कहता हूँ, बिटिया का घूंघट उठा देगी। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही अपनी बहू का घूंघट उठाती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बहू कैसी लग रही है। इतना कहने के बाद लड़के की माँ मंडप पर जाकर दुल्हन का जैसे ही घूंघट उठाने लगती है, माला लड़के की माँ का हाथ पकड़ लेती है। अरे अरे, इतने शुभ मुहूर्त में आप दुल्हन का घूंघट उठा रही हैं। मंगलसूत्र सिंदूर दान तो हो जाने दीजिए। अरे मैं बस अपनी बहू का चेहरा देखना चाह रही थी और कुछ भी नहीं। बस एक बार चेहरा देख लूं, उसके बाद शादी होती रहेगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप इस शादी से पहले लड़की देख सकते हैं? वह हमारे रिवाज में नहीं है। लड़कियों का घूंघट शादी के बाद ही उठता है। माला के घूंघट ना उठाने देने पर अब लड़के की माँ को और भी ज्यादा शक होने लगा था और वो माला की एक ना सुनते हुए दुल्हन का घूंघट जैसे ही उठाती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि दुल्हन के भेष में वहाँ कविता नहीं बल्कि दीपा थी, जिसे देखकर लड़के के माँ का गुस्सा का ठिकाना नहीं रहता। ये शादी नहीं हो सकती, ये तो मेरी बहू है ही नहीं। आपने किसको बिठा दिया मंडप पे? दीपा, तू यहाँ क्या कर रही है? और कविता कहाँ है? माला, कविता कहाँ है? क्या किया तुमने मेरी बेटी को? कहाँ रखा उसे? पिताजी, मुझे शादी से बचा लीजिए। माँ मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही हैं, बल्कि दीदी के सामने रोककर गिड़गिड़ाकर उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया है। अरे क्या कह रही है तू? कविता ने खुद ही शादी से मना कर दिया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर इसमें तुम्हारी कोई चाल होगी। बहन जी, मैं माफी चाहूंगा। शादी तो होकर रहेगी, वो भी कविता से। माला के लाख ड्रामा करने के बाद भी दया अपनी बेटी कविता की शादी धूमधाम से और अच्छे से करवाकर उसे विदा करवा देता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी के इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी होने लगती है। लेकिन अंत भला तो सब भला, जैसे दया चाहता था वैसा ही होता भी है। सुजीत एक गरीब आदमी था जो ड्राइवर का काम करके अपना घर चलाता था। सुजीत अपनी पत्नी रुचि को बहुत प्यार करता था, लेकिन रुचि सुजीत को पसंद नहीं करती थी। वो किसी पैसे वाले इंसान से शादी जो करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उसकी शादी सुजीत से होती है। एक रोज सुबह के समय रुचि अपना सर पकड़कर कमरे में बैठी थी, तभी सुजीत उसके लिए चाय लेकर आता है और कहता है, क्या हुआ रुचि जी, आप ठीक तो है ना? ये कैसा सवाल है आपका? आपके सामने इंसान सर पकड़कर बैठा हुआ है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि ठीक हो या नहीं। अरे अगर वो ठीक ही होता तो सर पकड़कर क्यों बैठा होता? कैसे अजीब इंसान हैं आप। जाए यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, गलती हो गई। वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था, अदरक वाली। इसे पी लो, देखना कुछ टाइम में तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा सर दर्द चाय पीने से ठीक नहीं होगा। मुझे जब सर दर्द होता है तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अभी चाय पी लो, उसके बाद कुछ खाकर दवा भी खा लेना। पिछली बार जब तुम्हारे सर में दर्द हुआ था तो मैं तभी तुम्हारी सर दर्द की बहुत सारी दवा ले आया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं खाऊंगी क्या? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सुबह से कमरे से बाहर भी नहीं निकली हूँ, तो बनाऊंगी क्या? कोई बात नहीं, जब तुम बहुत देर तक नीचे नहीं आई थी तो मुझे लगा ही था कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसीलिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है, तभी तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ।
क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है कि उसकी हर चीज का इतने अच्छे से ख्याल रख सके? ऐसा नहीं हो सकता, ये सब एक दिखावा है बस, और कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? चाय पियो, दवा खाकर आराम करो। मैं काम पर चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है, अब आप जाएं, मैं चाय पी लूंगी और दवा भी खा लूंगी। सुजीत और रुचि की सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी रुचि की सहेली ज्योति सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहती है, एक कप चाय मुझे भी मिल सकती है सुजीत जी? जी बिल्कुल ज्योति जी, आइए ना। आप कब आई? जब कोई अपनी पत्नी का बहुत प्यार से ख्याल रख रहा था, तब मैंने सोचा क्या मैं अंदर आकर आप दोनों को बेवजह परेशान करूं। सच में मेरी फ्रेंड बहुत किस्मत वाली है जिसे आप मिले हैं। बस हो गया तेरा, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। क्या खाकर आई है नाश्ते में? हो सके तो अपना मुंह बंद रख, वैसे ही सर में बहुत दर्द है। आप लोग बात करिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने काम पर चलता हूँ। सुजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सुजीत का रुचि के प्रति इतना प्यार देखकर ज्योति रुचि से कहती है, देख, तू जो सोच रही है वो कभी सच हो भी पाएगा। तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही वो किसी दूसरी औरत से शादी करेगा। मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरे इस गरीब पति की दूसरी शादी बहुत जरूरी है, तभी मैं इस शादी से आजाद हो पाऊंगी और खुश भी हो पाऊंगी अपनी लाइफ में। जानती हूँ, आज भी मुझे वो दिन याद है जब तू हांफते हुए मेरे घर आई थी और तूने कहा था। ज्योति अपने घर के हॉल में आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी रुचि भागते हुए ज्योति के घर आती है और कहती है, यार मुझे आज मार्केट से आते हुए समीर मिला था। उसने मुझे सारी बातें बताई कि वो उस दिन हमारी शादी में क्यों नहीं आ पाया था। सच में आज उससे मिलकर मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई है। तेरा दिमाग तो ठीक है? जो इंसान तुझसे शादी करने का वादा करके तुझे शादी के मंडप में छोड़कर भाग सकता है, तो वो सच बोल सकता है क्या? वो सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है बस। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन शादी में ना आना उसकी मजबूरी थी और मैं उसके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अपना दिमाग ठीक कर ले, क्योंकि तू भूल गई है अब तेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी है और तू इस घटिया और झूठे इंसान के लिए उस इंसान को धोखा देगी जो तुझसे इतना प्यार करता है। लगता है तुझे मेरे पति से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि जब से तू मेरे पति से मिली है तब से तू उसे पसंद करने लगी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। समीर का सपना छोड़ दे, वो तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है और जब तक वो तुझे नहीं छोड़ेगा तू किसी और के साथ नहीं जा सकती है। अगर मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा दूं, तब तो मैं इस शादी से आजाद भी हो सकती हूँ और अपने समीर के पास भी जा सकती हूँ, और इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी मेरे पति से दूसरी शादी करके। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तू नहीं करेगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। मुझे ऐसा लगा कि तू मेरे पति को पसंद करती है, इसलिए मैंने तुझे कहा, पर कोई बात नहीं। रुचि इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ज्योति उसे रोकते हुए कहती है, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे तेरे पति से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। तू बता मुझे क्या करना है? जो भी करना है समीर का फोन आने के बाद करना। मैंने उसे तेरा नंबर दे दिया है। अब जिस दिन सारी तैयारी करके वो तुझे कॉल करेगा, उस दिन तुझे मेरे घर आना है। आज भी वो बात मेरे कानों में गूंजती है। हर वक्त यही सोचती हूँ कि जो हम करने की सोच रहे हैं क्या वो सही है? धोखा मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ और दुख तुझे हो रहा है। तुझे तो तेरी पसंद मिल रही है ना, तो तू उसी में खुश क्यों नहीं रहती? और तुझसे शादी करके मेरे गरीब पति की भी हालत सुधर जाएगी। तू आज यहाँ आई है, मतलब समीर की कॉल आ गई है। सारी तैयारियाँ हो गई ना? हाँ, लेकिन तू अपने पति को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाएगी? वो तू मुझ पर छोड़ दे। कुछ समय बाद ज्योति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रुचि सुजीत को अपनी झूठी जानलेवा बीमारी के बारे में बताकर उसे अपनी सहेली ज्योति से दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू करती है। तभी एक रोज सुजीत रुचि से कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जब मुझे खुद बीमारी का नाम नहीं पता तो इन्हें क्या बताऊं? देखिए, मैं अब आपको परेशान नहीं करना चाहती, बस मरने से पहले आप मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी सहेली से दूसरी शादी करके। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? रुचि के बार बार कहने पर सुजीत ज्योति से दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाता है।
जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी और शादी की तैयारियां करती है, इस बात से अनजान कि सुजीत की उसकी पत्नी अपने फायदे के लिए दूसरी शादी करवाना चाहती है। वो उसकी लंबी आयु के लिए सभी मंदिरों में माथा टेकने के लिए जाया करता था। एक रोज सुबह के समय ज्योति मंदिर जाती है, जहां वो सुजीत को घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर हैरान थी और वो उसके पास जाकर कहती है, सुजीत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ज्योति जी, लोग कहते हैं कि भगवान से सच्चे दिल से जो मांगो वो देते हैं, और मैंने इस मंदिर का बहुत नाम सुना है कि जो भी इस मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर पूरी करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। शायद मेरी भी हो जाए और मेरी पत्नी की जान बच जाए। सुजीत की बातें सुनकर ज्योति को रुचि का साथ देते हुए और पछतावा होता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रुचि अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा देती है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। उसका बहुत इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता, तभी वो अपने आप से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर ली, वो भी ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए जिसने एक बार नहीं दो बार मुझे धोखा दिया। इस तरह से रुचि के गरीब पति की दूसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन गलत इंसान पर भरोसा करने की वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और अपनी इस गलती की सजा उसे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है।